वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेंस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मास मॉन्स्टर के बारे में कि अगर मास मॉन्स्टर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है तो शायद इस बॉडी बिल्डर से ज़्यादा इस नाम को कोई और जस्टिफाई नहीं करता हो। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो रशिया से नहीं है, इस बार वो जर्मनी से है। जर्मनी के नाइटमेयर और जर्मनी के मास मॉन्स्टर इनको कहा जाता है। उनका नाम है मार्कस रूल। There's only one word that can best describe our next bodybuilder, and that word is freak. You know him, you love him, you can't have this show without him. All the way from Germany, clear the decks for Marcus Ruhl. मार्कस रूल ये एक ऐसा नाम है जो कि मसल मास को शायद सबसे ज़्यादा डिफाइन करता हो। कोई ऐसा मास मॉन्स्टर हो जिसकी मसल मास तो अलग लेवल पर हो लेकिन साथ में कंडीशनिंग भी ऐसी हो कि किसी को देखकर यकीन नहीं हो कि इतना ज़्यादा श्रेडेड कोई मास मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। रॉनी कॉलमैन को भी अगर कोई टक्कर देने वाला कोई नाम हो सकता है जिसने रॉनी को मोस्ट मस्कुलर पोज में हराया हो, उसी नाम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो मार्कस रूल पैदा होते हैं 22 फरवरी 1972 डर्मस्टेड वेस्ट जर्मनी के अंदर, और मार्कस रूल के फादर की डेथ भी बचपन में ही हो जाती है। तो इनकी मॉम इनकी टेक केयर करती है। उनके कुछ भाई बहन भी हैं। मार्कस रूल बचपन से ही फुटबॉलर बनना चाहते थे। जैसा कि आप सब जानते हैं जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है सॉकर, तो इनको भी फुटबॉलर बनना था, लेकिन इनकी लेफ्ट नी इंजरी हो जाती है और इस चक्कर में ये डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं इनको रिकवरी के लिए जिम जाना चाहिए ताकि ज़्यादा जल्दी रिकवरी हो सके। लेकिन डॉक्टर को क्या पता था कि यहाँ रिकवरी नहीं, यहाँ पर अल्ट्रा रिकवरी होने वाली है। बस अपने नी के पास के टिश्यूज़ को डेवलप करने के चक्कर में ये अपने बॉडी के हर पार्ट में इतने ज़्यादा टिश्यू गेन कर लेते हैं कि ये एक मास मॉन्स्टर बन जाते हैं। 120 पाउंड के ये इंसान थे उस टाइम पे, और इन्होंने ऐसी रिकवरी की उसके बाद ये 300 प्लस पाउंड के हो चुके थे। तो आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि किस लेवल की रिकवरी इन्होंने की होगी। सिर्फ कुछ साल की ट्रेनिंग के अंदर ये इतना अच्छा मास अपना पुट ऑन कर लेते हैं बॉडी के ऊपर कि लोग इनको रिकमेंड करने लगते हैं कि तुम बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं करते हो। लेकिन उस टाइम पे मार्कस रूल काम करते थे सेल्समैन का, और इनको जिम की लत लग चुकी थी उस टाइम तक। तो ये 10 घंटे वर्क करते थे और 5 घंटे जिम जाते थे। और सिर्फ 5 साल ट्रेनिंग करने के बाद सिर्फ 23 साल की एज में 243 LB के होकर अपना पहले शो में कम्पीट करते हैं जो कि था बाशगाऊ कप, और उस शो में ये जीत भी जाते हैं। तो इनकी जेनेटिक्स और इनका हार्ड वर्क ये सारा कुछ बिल्कुल ही अलाइन हो चुका था। अब मार्कस रूल का बस एक ही टारगेट था, किसी तरह से IFBB प्रो कार्ड को जीतना। लेकिन इसका सबसे पहला स्टेप था नेशनल्स के लिए क्वालिफाई करना। इसके लिए पहली बार कम्पीट करते हैं हेंसन कप में, लेकिन वो वहाँ सेकंड आते हैं। और इसके अगली बार ये दोबारा ट्राई करते हैं और नेशनल्स में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और नेशनल्स में जाते ही ये अपना पहला शो जीत जाते हैं और IFBB प्रो कार्ड होल्डर भी बन जाते हैं। और ये अपना पहला प्रो डेब्यू मारते हैं 1997 के अंदर ग्रैंड प्रिक्स के अंदर। वहाँ ये 10th प्लेस करते हैं। लेकिन बात देखने की ये थी कि सिर्फ 7 साल के अंदर इन्होंने इतनी अच्छी डेवलपमेंट कर ली थी कि ये वर्ल्ड लेवल के एथलीट के साथ खड़े थे। उस टाइम पे फर्स्ट आए थे केविन लेब्रोनी, और आप केविन लेब्रोनी को तो जानते ही होंगे। और इनके ऊपर अगर आपको कुछ वीडियो या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अब इनका अगला गोल था किसी तरह से ओलंपिया के स्टेज पर पहुंच जाना, और ये कम्पीट करते हैं 1999 नाइट ऑफ चैंपियंस में। इस कंपटीशन को आज के टाइम में आप न्यूयॉर्क प्रो के नाम से भी जानते होंगे। इस शो में ये मिलते हैं एक और फेमस मास मॉन्स्टर पॉल डिलेट से। हालांकि ये पॉल डिलेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इस शो में, लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बाद ये 4th प्लेस करते हैं। लेकिन फिर भी ये क्वालिफाई कर जाते हैं आने वाले ओलंपिया के लिए, क्योंकि टॉप 5 एथलीट्स को क्वालिफिकेशन मिल जा रही थी। लेकिन जो कंट्रोवर्सी यहाँ स्टार्ट हुई थी वो रुकती नहीं है। आगे भी इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन से मार्कस रूल को सफ़र करना पड़ता है। ये और भी शोज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये कर लेते हैं 1999 के अंदर ओलंपिया के अंदर डेब्यू। लेकिन ताजू की बात यह है कि पहले ओलंपिया में ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगा, जिस ओलंपिया में इन्होंने डेब्यू किया उसी ओलंपिया के अंदर ये डिस्क्वालीफाई हो जाए तो कैसा लगेगा। और इस डिस्क्वालिफिकेशन का अगर आप रीज़न सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि इन्होंने डायरेटिक्स यूज़ कर लिया था, स्टेरॉइड यूज़, वो भी ओलंपिया के अंदर। ऐसा कभी सुना ही नहीं था। पहली बार लगता ज़िंदगी में किसी ने स्टेरॉइड लेके स्टेज के ऊपर आए थे। डायूरेटिक्स आप जानते होंगे बॉडी बिल्डर अपने बॉडी से एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये कोई ज़्यादा स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में भी नहीं आता है। लेकिन इसे एक परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग के तरह से देखा जा सकता है जो कि बैंड सब्सटेंस है। लेकिन एक और काफ़ी ज़्यादा ताजुब की बात यह है कि जिस शो में मार्कस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उस शो के विनर है हमारे रॉनी कॉलमैन। तो जब रॉनी कॉलमैन नेचुरली कम्पीट कर रहे थे शायद इस शो में। तो ये सब एक्टिंग चलती रहती है ओलंपिया में भी, और ऐसे ऐसे और भी काफ़ी ज़्यादा केसेस हमें देखने को और भी मिल चुके हैं, जहाँ एक बार शॉन रे को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था स्टेरॉइड यूज़ के लिए। फिर साल था 2000,
और इन्होंने नेक्स्ट कंपटीशन खेलने वाले थे उसके 5 दिन पहले इनको इंजरी हो जाती है शोल्डर में। तो ऐसा लगता है कि इनके साथ प्रॉब्लम हर साल और हमेशा होती आई है, इनको शोल्डर इंजरी हो जाती है, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली मूव करने लगते हैं, ये लाइट वेट्स का यूज़ करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। लेकिन ताजू की बात ये थी कि लाइट वेट भी इनके बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाता है और ये उस टाइम पे डेक्सन जैक्सन जैसे इंसान को हराने में कामयाब होते हैं। इंजरी के बावजूद भी ये इंसान फर्स्ट प्लेस सिक्योर कर लेता है। हालांकि और भी कई सारे ओलंपियाज में कम्पीट करने के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेसिंग नहीं अचीव कर पाए। इनकी सबसे बेस्ट प्लेसिंग रही है 5th, जो कि थी 2004 में। और 2004 के ओलंपिया में एक ऐसा चीज़ हुआ था जो आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है फैंस के बीच। मार्कस रूल वर्सेस रॉनी कोलमैन पोज डाउन, जो बैटल हमें देखने को मिली थी। और इस साल इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिया के अंदर चैलेंजर राउंड, जो सिर्फ इसी साल हुआ। इसमें एक ओपोनेंट दूसरे ओपोनेंट को चैलेंज कर सकता था पोज के अंदर, जिसमें मार्कस रूल रोनी कोलमैन को चैलेंज करते हैं मोस्ट मस्कुलर के अंदर। हालांकि अगर आप इस शो की वीडियोस को देखेंगे तो आप भी ये बात बिल्कुल मान सकते हैं कि मार्कस रूल ने रॉनी कोलमैन को इस पोज में हरा दिया था। रॉनी कोलमैन को मोस्ट मस्कुलर में हराना ये काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन जजेस ने डिसीजन रॉनी के फेवर में दे दिया। और जब दोबारा से रॉनी को मौका मिला मार्कस रूल को चैलेंज करने के लिए, तो रॉनी ने फिर से उन्हें सेम पोज मोस्ट मस्कुलर के लिए बुलाया और फिर से जजेस का डिसीजन मार्कस के अगेंस्ट था और रॉनी जीत जाते हैं। हालांकि अगर आप अभी कुछ लेटेस्ट वीडियोस में मार्कस को देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि रॉनी भी इस बात को जानते थे और मार्कस भी इस बात को जानते थे कि इस पोज में रॉनी को मार्कस ने हरा दिया था। तो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी गई है मार्कस रूल के करियर के अंदर कि हमेशा क्रिटिसाइज़ किया गया है इनकी पोजीशन को लेके। कभी ये 5th नहीं तो कभी ये 15th, ऐसे ऐसे इनकी फ्लक्चुएशन हुई है रैंकिंग के अंदर कि आप भी देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये वही मार्कस रूल है जो कभी रोनी कोलमैन से कम्पीट करते हैं तो कभी 15th पोजीशन ले आते हैं। और लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म रहा है जजेस को लेके कि वो मार्कस रूल को कभी जीतने ही नहीं देंगे। रीज़न क्या आज तक पता नहीं चला, लेकिन लोगों का ये कहना कि हो सकता है ये जर्मनी से थे, यही रीज़न है ओलंपिया के अंदर इनको अच्छी प्लेसिंग ना देने का, क्योंकि यूएस के एथलीट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी हमेशा से। जैसा कि आप भी जानते हैं अर्नोल्ड भी एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। इसके अलावा एक और काफ़ी ज़्यादा ही गलत चीज़ जो मार्कस रूल के साथ जजेस ने कही थी वो ये थी कि इनको ज़्यादा मास पुट ऑन करना चाहिए। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मार्कस रूल को कहा जा रहा है कि उनकी बॉडी में मास कम है तो फिर ये मानने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी रॉनी मार्कस रूल से ज़्यादा कंप्लीट एथलीट थे। वो मार्कस रूल को खासकर बैक पोजेस और ओवरऑल बॉडी सिमेट्री और कंडीशनिंग में हमेशा बीट कर देते थे। लेकिन सिर्फ अगर उस एक पोज की हम बात करें मोस्ट मस्कुलर, तो उसमें आज भी मार्कस रूल फैंस के नज़र में तो विनर है। हालांकि ओलंपिया के अंदर ये उतने अच्छे नज़र नहीं आए कभी, लेकिन 2002 में नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर ये सबसे ज़्यादा अच्छे लुक के साथ आए थे। इस टाइम पे ऐसा बोला रहा था कि रोनी कोलमैन या कोई भी अगर ओपोनेंट खड़ा होगा मार्कस रूल के सामने तो वो आराम से जीत जाएंगे उसके सामने भी। इस तरीके से नज़र आ रहे थे और इनका ये पोज जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है और अब के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रील्स में वायरल होता है। ऐसा मास और ऐसी कंडीशनिंग शायद ही इसका कॉम्बिनेशन पहले कभी देखा गया हो। इतने ज़्यादा मार्कस रूल के डेल्ट्स और ख़ासकर ट्रैप्स अलग लेवल पर पहुंचे हुए थे और उस पर कंडीशनिंग भी बिल्कुल अलग लेवल की थी। तो ये बिल्कुल एक लेजेंडरी वीडियो आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फिर 2005 आता है और इसके अंदर आता है एक नया रूल ओलंपिया की तरफ से। ओलंपिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था उनके बबल गट और बड़े वेस्ट के लिए, और काफ़ी ज़्यादा एथलीट फैले जा रहे थे नीचे से। इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था ओलंपिया को। तो जजेस एक डिसीजन लेते हैं, वो ये कहते हैं कि जिसकी भी वेस्ट ज़्यादा बड़ी होगी उसके नंबर्स कट किए जाएंगे। और ये चीज़ मार्कस रूल की काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह बनी। इनका वेस्ट का साइज़ 38 था। आप अंदाज़ा लगाइए 38 साइज़ का वेस्ट, उसको कम करने बोल रहे हैं जजेस, तो रवी बात है। और ये कम करने के चक्कर में अपनी पूरी बॉडी की कंडीशनिंग ही खत्म कर देते हैं। ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा छोटा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्लेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। ये 11th प्लेस पे चले आते हैं। फिर 2006 के अंदर ये ऑस्ट्रिया प्रो ग्रैंड प्रिक्स के अंदर नजर आते हैं और सबको जो शौक था देखने को मिल जाता है। जे कटलर, रोनी कोलमैन और मार्कस रूल ऐसे ऐसे एथलीट इस टाइम पे नजर आ रहे थे स्टेज के ऊपर। और जो होता है हर साल की तरह इस साल भी उनके साथ वही हुआ। मार्कस रूल को इस साल भी नहीं जीतने दिया गया, लेकिन लोगों को ये कहना था कि ये साफ क्लियर विनर है, क्योंकि इस टाइम तक एक अच्छी वीडियो क्वालिटी भी नजर आने लगी थी और लोग काफ़ी अच्छे से जज कर पा रहे थे। और इसमें लोग ये कहते हैं कि मार्कस रूल विनर थे क्लियर इन लोगों के सामने भी, लेकिन फिर भी इनको प्लेसिंग अच्छी नहीं दी गई। लेकिन अब इतने सालों तक अपनी बॉडी को पुश करने के बाद मार्कस रूल अब ज़्यादा लंबे टाइम तक कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। वो 2009 में अपना आखिरी ओलंपिया खेलते हैं जिसमें वो 15th प्लेस करते हैं, और इसके बाद ये अपने एक आखिरी शो 2010 के यूरोपा प्रो में भी 7th प्लेस करते हैं। इस शो में भी आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी अब इतने ज़्यादा हार्डवर्क को पुश नहीं कर पा रही थी और इनके बॉडी में कुछ डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल जा रही थी। इनके आप अगर ख़ासकर पेक्स को देखेंगे तो यहाँ पर मसल लॉस के सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। यही सेम कंडीशन आपको यान वैलियर के साथ भी देखने को मिली थी अभी हाल फिलहाल के दिनों में।
लेकिन मार्कस रूल अब बन चुके हैं कोच और ये ट्रेनिंग देते हैं और ऑनलाइन कोचिंग भी करते हैं और ये हमेशा से अपनी एक मेथड के ऊपर फॉलो करते आए हैं, वो है इनके हेवी लिफ्ट। ये हमेशा से कहते हैं कि हेवी लिफ्ट करना चाहिए कम रेस्ट में लेकिन कंट्रोल के अंदर, और ये भी कहते हैं कि जब तक आपके मसल के अंदर पंप नहीं आएगा, मतलब तब तक आप अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो मसल को पंप करना, किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही मसल ग्रो करेगा। इसके अलावा ये और भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे अपने खासकर ट्रेनिंग पार्टनर जर्मनी के एक और काफ़ी लेजेंडरी बॉडी बिल्डर डेनिस वुल्फ के साथ ट्रेनिंग करते हुए। इन दोनों की भी एक काफ़ी ज़्यादा फेमस फोटो आपको देखने को मिलेगी। और आज के टाइम में ये फिर से ट्रांजिशन कर चुके हैं एक नए जर्मन राइजिंग स्टार अर्स कलिंस्की के साथ, जो कि सीबम के काफ़ी एक फेमस राइवल हैं। कई सारी वीडियोज़ में ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेन करते हुए दिखेंगे, जिसमें मार्कस रूल काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग टिप्स और पोजिंग टिप्स शेयर करते हुए देखने को मिल जाते हैं अर्स के साथ। इसके अलावा आजकल एक और चीज़ जिसके लिए मार्कस रूल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं वो है इनकी एक खासकर इनका एक काफ़ी अच्छा टिकटॉक बनता है एक जर्मनी के काफ़ी फेमस बैंड रैमस्टेन के साथ। इनके सॉन्ग्स मार्कस रूल के बिल्कुल एक थीम सॉन्ग बन चुके हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी स्टेरॉयड साइकिल के ऊपर बात करते हैं तो आप पहले जान लीजिए कि मार्कस रूल खुद क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर किसी का आर्म्स बड़ा हो या बाइसेप बड़ा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने स्टेरॉयड लिया है। ये आंसर वो उस टाइम पे देते हैं जब उनसे लोग कोई क्वेश्चन करता है कि क्या आपने स्टेरॉयड लिया है। ये काफ़ी अजीब आंसर मार्कस रूल की तरफ से, और अगर मार्कस रूल ये बताना चाह रहे थे इस आंसर से कि वो नेचुरल हैं तो ये तो फिर हमको पागल समझ रहे हैं, इंटरव्यू वाले को पागल समझ रहे थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ओलंपिया में जो पकड़ाए थे वे अभी तक डरे हुए हैं उस बात को, इसलिए वो क्लियर बताते नहीं हैं। पब्लिक रिएक्शन वीडियो बॉडी बिल्डर्स का तो आपने काफ़ी देखा होगा, बहुत सारे छपरी कैनॉट पैलेस से लेके बुर्ज खलीफा तक अपनी रिएक्शन वीडियो बनवाते हैं। लेकिन असली पब्लिक रिएक्शन वीडियो क्या होता है ये मार्कस रूल ने सबसे अच्छा बताया था। जब ये निकले थे टी शर्ट पहन के बाजार में सब्जी लेने, तो लोगों ने इस तरीके से पब्लिक रिएक्शन दिया था, लग रहा था कि ये लोग बेहोश हो जाएंगे इनको देख के। लोगों को अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी इंसान कोई दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे ज़बरदस्त श्रेडेड मास मॉन्स्टर के बारे में, जिन्होंने अपने वक्त में सबसे लेजेंडरी बॉडी बिल्डर रॉनी कोलमैन को भी टक्कर दे दिया था। ऐसी और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और भी बॉडी बिल्डर की कहानी कवर करें तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।